मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग सब लोगों को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सबको। हाँ, फरीन, वेरी गुड इवनिंग। अंशु, वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर। तो ऑलरेडी यू ऑल नो कि दीज जो लेक्चर सीरीज है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, ये डेडिकेटेड है गेट एग्जाम को देखते हुए। तो हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम पे मेरिस्टेम बेसिकली बात करी थी, किस पे? मेरिस्टेम कल्चर पे और प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे। आज आगे हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? एम्ब्रियो कल्चर और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पे बात करेंगे। ओके, या वेरी वेरी गुड इवनिंग सब लोगों को। दर्शन, वर्षिनी, पूजा, रजत कुमार सिंह, सब लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो और लोगों को शेयर वेयर कर दो यार, ताकि और लोग ज्वाइन करें, फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं किस पे? एम्ब्रियो कल्चर पे। तो एम्ब्रियो कल्चर क्या है? डील्स विद द स्टेराइल आइसोलेशन एंड इन विट्रो ग्रोथ ऑफ द मैच्योर एंड इमेच्योर, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑब्टेनिंग अ वायबल प्लांट। तो सबसे पहले ये समझते हैं, कोई भी टेक्निक जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम वर्षनी नहीं, बायो प्रोसेस के लेक्चर्स हाँ लगभग खत्म हो गए, और जो भी पढ़ाना होगा हम अभी आगे आने वाले सेशंस में डिलीवर करेंगे। ओके। हाँ अंकुश, इसके लिए बुक सजेस्ट करना, मैंने बुक पहले भी बताई थी। इसके लिए आप पढ़ सकते हो कौन सी? दो बुक्स हैं जिनसे आप प्लांट बायो टिश्यू कल्चर की और प्लांट बायोटेक के बारे में पढ़ सकते हो। तो पहली बुक है कौन सी? बीडी सिंह ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेंडिंग होराइजन्स, बीडी सिंह पढ़ सकते हो। और दूसरी बुक है एच एस चावला। ये दो बुक्स हैं जो पढ़ सकते हो। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डन, सब लोगों को समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं कि हम कर रहे हैं एम्ब्रियो कल्चर, तो एम्ब्रियो कल्चर हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, हम वो उस चीज पे ध्यान देते हैं पहले। एम्ब्रियो कल्चर हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने बोला था कि जब हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, याद होगा सब लोगों को, अगर हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ा था, सोमेटिक हाइब्रिडिस प्रोड्यूस किए थे हमने, तो उन सोमेटिक हाइब्रिड्स को जब हमने प्रोड्यूस किया था तो उनके जब सीड्स बनते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो हाइब्रिड बना होता है, जो हाइब्रिड सेल होती है, मतलब जब हाइब्रिड प्लांट का जब सीड बनता है तो उन सीड में क्या होता है कि कभी कभी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। अगर एक सीड की अगर हम बात करें तो सीड के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एम्ब्रियो और दूसरा होता है क्या? एंडोस्पर्म, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एक होता है क्या? एम्ब्रियो, और दूसरा होता है क्या? एंडोस्पर्म। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। और जब एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होता है तो उस केस में होता क्या है कि इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, क्योंकि अभी तो ये जस्ट एम्ब्रियो बना है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए किसका काम है? एंडोस्पर्म का काम है। बट एंडोस्पर्म ही डेवलप नहीं हुआ तो उस केस में इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और ये एम्ब्रियो यहीं का यहीं डाई ऑफ कर जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म बोला जाता है जो डाई ऑफ हुआ है, इसको बोला जाता है क्या? एम्ब्रियो अबॉर्शन। एम्ब्रियो अबॉर्शन यानी कि एम्ब्रियो जो है वो अबॉर्ट कर गया, तो ये टर्म बोला जाता है। तो इसलिए जहां ऐसी सिचुएशन बनती है कि एम्ब्रियो जो है वो डाई ऑफ कर जा रहा है एंडोस्पर्म ना होने की वजह से, न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? इस एम्ब्रियो को इन विट्रो कल्चर करते हैं, सो कॉल्ड द एम्ब्रियो कल्चर। इसलिए एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है। पहली बात तो ये, पहला एप्लीकेशन ये है, ठीक है, कि एबॉर्शन ना हो जाए एम्ब्रियो को, एबॉर्शन से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एम्ब्रियो कल्चर कर रहे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। और दूसरी चीज हम लोग जानते हैं कि जब सीड बन जाता है तो सीड बनने के बाद ये सीड किस स्टेज में चला जाता है? डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। तो कभी कभी हम ये नहीं चाहते कि मतलब
क्या होगा कि सीड बनेगा, फिर वो डोरमेंट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद वो जब हम जर्मिनेट होगा तो क्या हो जाएगा कि जो डोरमेंसी वाला टाइम है हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सीड बने और हम तुरंत उसको क्या करा दें, ग्रो करा दें, जो डोरमेंसी वाला जो पीरियड है वो खत्म हो जाए। तो उस केस में भी हम लोग किस चीज़ का सहारा लेते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी को मोटिव समझ में आया कि हम एम्ब्रियो कल्चर क्यों कर रहे हैं। सब लोगों को मोटिव समझ में आया कि हम एम्ब्रियो कल्चर क्यों कर रहे हैं। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अब यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे देखना, अब पढ़ना शुरू करते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर बेसिकली जो है वो दो तरीके का है। मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है और क्या होता है, इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है। तो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर जो होता है, यहाँ पर मैच्योर एम्ब्रियो का मतलब क्या, उस चीज को हम अभी समझेंगे जब हम आपको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बताएंगे। तो उसमें बताएंगे कि एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। ओके, तो मैच्योर एम्ब्रियो कब कहलाता है, तो हम इस चीज पे अभी बात करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि मैच्योर एम्ब्रियो जो पूरी तरीके से डेवलप है वो क्या है, आइसोलेटेड फ्रॉम द राइपेंड सीड एंड कल्चर्ड इन विट्रो। यानी कि मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर्स आर कैरीड आउट इन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं, व्हेन द एम्ब्रियो रिमेन्ड डोरमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड्स। जब मैच्योर एम्ब्रियो यानी कि बन चुका है, मैच्योर सीड बन चुका है, एम्ब्रियो मैच्योर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है। तो हम कब मैच्योर एम्ब्रियो का कल्चर कराएंगे, जब सीड बहुत ज्यादा टाइम तक क्या रहे, मतलब डोरमेंट रहे। तो उस केस में हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, एम्ब्रियो कल्चर कराना पड़ेगा। दीज आर द रीजंस के व्हाई वी आर डूइंग एम्ब्रियो कल्चर फॉर द मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, दूसरी चीज, लो सर्वाइवल ऑफ एम्ब्रियो इन वीवो। इन वीवो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, पीएच है, तो इनकी वजह से, या लाइट है कमी होने की वजह से, ये भी रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से सीड जो है वो हमारा डोरमेंट रह जाएगा और ग्रो नहीं कर रहा है। तो उन उन दैट केस ऑल्सो वी आर डूइंग इन विट्रो कल्चर। ओके, तो ये दूसरा रीजन है। टू अवॉइड इनहिबिशन इन द सीड फॉर जर्मिनेशन। हम ये नहीं चाहते कि इनहिबिशन ना हो सीड जर्मिनेशन का, उसके लिए भी एम्ब्रियो कल्चर किया हमने। और फॉर कन्वर्टिंग स्टेराइल सीड टू द वायबल सीडलिंग। कभी कभी स्टेराइल सीड क्या होता है, स्टेराइल सीड वो होता है जो पूरी तरीके से मैच्योर ना हुआ, जिनका एम्ब्रियो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ। जब तक एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हो जाएगा तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता। तो स्टेराइल सीड क्या है, वो सीड हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्टेराइल सीड सबसे ज्यादा, स्टेराइल सीड का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो बार्ले इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, बार्ले जो है उसमें जो फ्रूट होता है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है, हो जाता है, और जो सीड होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो होता है वो इमेच्योर रह जाता है, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होता है। तो इस तरीके का जो सीड होता है वो स्टेराइल सीड है, यानी कि जो इमेच्योर एम्ब्रियो जिसके अंदर प्रेजेंट है तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। चलो आगे देखते हैं। सो दीज आर फॉर द मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर, कि हम मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर क्यों कर रहे हैं, तो उसके रीजंस हैं ये सारे। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे आता है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। इसको हम एक दूसरे टर्म से भी बोल सकते हैं, शायद सब लोगों ने सुना होगा, एक टर्म सुना होगा सबने, एम्ब्रियो रेस्क्यू। सुना है, सुना है, एम्ब्रियो रेस्क्यू के बारे में सुना है कभी। Okay, for doubt in bioprocess, please do a question and answer video. Yeah, sure, sure, बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे भाई। चलो, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू आई थिंक सबने सुना होगा। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं हम उस पर ध्यान देते हैं कि हमने एम्ब्रियो रेस्क्यू सबने शायद सुना होगा। अरे सुना है कि नहीं सुना है, सुना है ये टर्म। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स द कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो टू रेस्क्यू देम फ्रॉम द अनराइप और हाइब्रिड सीड विच फेल टू जर्मिनेट। तो मैंने अभी अभी बताया कि हाइब्रिड सीड्स या जो इमेच्योर एम्ब्रियो हैं वो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एम्ब्रियो जो हैं जो इमेच्योर रह गए हैं, जब ये मैच्योर नहीं हुए तो ये कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और इमेच्योर रह जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन इमेच्योर एम्ब्रियोज का क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ओके, ठीक, तो कल्चर करेंगे उनको
तो उनको कल्चर कर रहे हैं, यानी कि हम उनको डेड होने से या उनको अबॉर्ट होने से बचा रहे हैं. सो दैट्स व्हाई द टर्म इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू भी बोला जाता है. ओके, आया पल्ले पड़ गई बात, गॉट इट, डन. आगे बढ़े. अब देखना, एम्ब्रियो रेस्क्यू जो होता है इसमें हम लोग कैसे करते हैं वो समझ लो एक बार जरा. कैसे करते हैं वो देखना. इसके टेक्निक्स होती हैं, कल्चर टेक्निक है एम्ब्रियो रेस्क्यू करने की. जैसे कि ये फिगर देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, ओव्यूल विद हाइब्रिड एम्ब्रियो. ओव्यूल विद हाइब्रिड एम्ब्रियो यानी कि ये हमारे पास सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, और यहाँ पर क्या है, हाइब्रिड एम्ब्रियो है. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से जो हमने हाइब्रिड प्लांट्स क्रिएट किए थे, उन हाइब्रिड प्लांट्स ने जब सीड डेवलप हुए तो उनमें एम्ब्रियो, जब सीड डेवलप हुआ तो उनमें एंडोस्पर्म नहीं डेवलप होने की वजह से, न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से एम्ब्रियो जो था वो इमेच्योर रह गया. अब उस एम्ब्रियो को हमें बचाना है ताकि वो डेड ना हो जाए, अबॉर्ट ना हो जाए, तो हम इस एम्ब्रियो का क्या करेंगे, रेस्क्यू करेंगे. ओके ओके, हाँ. तो देखो, तो इसका रेस्क्यू करेंगे, एम्ब्रियो का रेस्क्यू करेंगे, तो किस तरीके से कर रहे हैं देखना. हाइब्रिड सीड लिया हमने, उसमें क्या किया, उससे आइसोलेट किया, हाइब्रिड एम्ब्रियो बाहर निकाल लिया, और हमने एक नॉर्मल सीड लिया जिसमें एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरीके से डेवलप है, अच्छे से डेवलप है. तो हमने क्या किया, उसमें से एक नॉर्मल सीड लिया जिसमें एम्ब्रियो पूरी एंडोस्पर्म पूरी तरीके से डेवलप है. दूसरा हमने लिया हाइब्रिड सीड जिससे हमने एम्ब्रियो को आइसोलेट किया जो अबॉर्ट होने वाला था, इमेच्योर है अभी. और क्या किया कि हमने इस सीडलिंग के अंदर जो सीड कोट है इसमें एक होल कर दिया, और उस होल से जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एम्ब्रियो था उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर दिया. जो नॉर्मल सीड के अंदर पहले से प्रेजेंट था उसमें से हमने एम्ब्रियो को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो हाइब्रिड एम्ब्रियो बचा उसको उठा के इस होल के थ्रू यहाँ पे पुट कर देंगे, और जो एंडोस्पर्म होगा उससे ये हाइब्रिड एम्ब्रियो जो होगा वो न्यूट्रिशन लेगा और फर्दर डेवलप होगा. तो इस तरीके से हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू करवाते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर भी बोलते हैं. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है, सिंपल है, कुछ टफ नहीं था इसमें. आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, मेरी बात समझ में आ रही है. चलो आगे बढ़े. हाँ, गुड इवनिंग प्रिया. तो इस वजह से हम लोग एम्ब्रियो कल्चर करते हैं. अब इमेच्योर एम्ब्रियो जो है ये दो तरीके की चीजों में होते हैं जब हम इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनिक क्रॉस करवा रहे होते हैं. इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है, जब एक ही जीनस के अंदर टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस कराया जाए तो क्या बोला जाता है, इंटरजेनिक बोला जाता है, वो सॉरी इंटर स्पेसिफिक बोला जाता है. इंटर स्पेसिफिक क्या होता है, जब एक ही जीनस के अंदर दो अलग स्पीशीज के, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जब क्रॉस कराया जाए तो इंटर स्पेसिफिक बोला जाता है. और इंटरजेनिक कब होता है, जब टू डिफरेंट जेनेरास के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो क्या बोला जाता है, इंटरजेनिक बोला जाता है. ओके क्लियर, समझ गए. तो उस केस में एम्ब्रियो कल्चर भी कराया जाता है, यानी कि हाइब्रिड सीड अल्टीमेट एम जो है वही. नाउ आगे देखते हैं कि जो हम एम्ब्रियो कल्चर कराते हैं उनके दो पर्पस, उनके दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के. अगर हम देखें तो पहला आता है हेटरोट्रोपिक फेज और फिर आता है ऑटोट्रोपिक फेज. तो हेटरोट्रोपिक फेज क्या, वो फेज जब एम्ब्रियो जो है इमेच्योर होता है तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके लिए, जो आप मीडियम प्रोवाइड कराएंगे. एक तो वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, कंप्लीटली डिपेंडेंट है हर चीज के लिए क्योंकि वो इमेच्योर है अभी. तो वो कौन सा फेज है, हेटरोट्रोपिक फेज है. दिस इज एन अर्ली फेज एंड द एम्ब्रियो इज मोस्टली डिपेंडेंट. देखो यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द एंडोस्पर्म एंड मैटरनल टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन सप्लाई. लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उस केस में
क्या होगा कि वो ऑटोट्रॉपिक फेज में आ जाएगा, यानी कि अगर उसको सुटेबल ग्रोथ कंडीशन मिल जाएंगी तो वो सब अपना काम खुद से कर लेगा, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है कि दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो to synthesize substances requirement for its growth which slowly make it independent। तो दो तरीके के मोड हैं जिनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो कौन कौन से हैं, हेट्रोट्रॉफिक फेज और ऑटोट्रॉफिक फेज। ये किसके लिए सही है, ये इमेच्योर के लिए सही है, जब इमेच्योर एम्ब्रियो होगा, और ये कब होगा, जब मैच्योर हो जाएगा वो। आई थिंक आई एम क्लियर, सबको आ गया, पल्ले पड़ गई बातें। ओके चलो आगे देखते हैं। तो ध्यान से अगर देखें, आगे बढ़ें, some silent features of the medium and culture condition that are listed below। तो थोड़ा फास्ट हो गया है, मोड वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि एम्ब्रियो कल्चर जब हम करते हैं तो दो तरीके के मोड होते हैं, एक तो होता है हेटेरोट्रॉपिक और दूसरा होता है ऑटोट्रॉपिक। ओके, हेटेरोट्रॉपिक कब होगा, जब एम्ब्रियो इमेच्योर है, वो पूरी तरीके से अपना फूड कंप्लीटली डिपेंडेंट है अभी। ओके, तो इसको बोलेंगे हम क्या, हेटेरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक कब होगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, अगर उसको सुटेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो अपनी ग्रोथ खुद से करा ले जाएगा, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी जो है अब वो एंडोस्पर्म के ऊपर खत्म हो जाएगी। समझ गए, सिंपल है। ओके चलो आगे देखते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर जब हम कराते हैं तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम हो जो हम यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, एम्ब्रियो कल्चर कराना, तो उसका एक आउटलाइन अगर हम देखें तो एम्ब्रियो कल्चर कैसे कराएंगे, हमारे पास सीड होगा, हमारे पास होगा सीड, हमारे पास होगा सीड, सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या होगा भी तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगा, तभी तो हम लोग क्या कराएंगे, एम्ब्रियो कल्चर कराएंगे। ये हमारे पास एम्ब्रियो है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सीड का क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराएंगे। ओके, सरफेस स्टेरिलाइजेशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ एम्ब्रियो करेंगे। और जब हमें एम्ब्रियो का यहां से आइसोलेशन कर लेंगे तो हम पेट्री डिश के अंदर, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले से ही मीडियम डाल रखा होगा, वहां पे क्या करेंगे, अपने एम्ब्रियो को रख देंगे ताकि वो यहाँ पर ग्रो कर सके, अपनी जो इमेच्योर फॉर्म में है तो वो मैच्योर फॉर्म में आ सके वापस। ओके, अब इस एम्ब्रियो कल्चर करने के बाद हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इस एम्ब्रियो से कैलस फॉर्मेशन करवा लें, और मैंने बताया था कि कैलस फॉर्मेशन बहुत आसानी से कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर्स, चाहे ऑक्सिन जिब्रेलिन का यूज करके या साइटोकाइनिन का यूज करके, इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज करके क्या कराया जा सकता है, कैलस का फॉर्मेशन कराया जा सकता है। समझ रहे हो, बोलो भाई। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करा लेंगे, इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस करा लेंगे, और ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या कराएंगे, शूट डेवलपमेंट करा सकते हैं, रूट डेवलपमेंट करा सकते हैं, और उसके बाद प्लांटलेट यानी कि पूरा प्लांट हम डेवलप करा सकते हैं इस एम्ब्रियो कल्चर से। ओके चलो आगे देखते हैं, या हम इन एम्ब्रियो को डायरेक्टली क्या कराएं, इनका डिफरेंशिएशन करा दें। ठीक है, या तो हम इनका डायरेक्टली क्या करा दें, डिफरेंशिएशन करा दें, और क्या डेवलप कर लें, प्लांटलेट डेवलप कर लें डायरेक्टली। तो दो तरीके से काम हो सकता है, या तो हम कैलस फॉर्मेशन कराएं, ऑर्गेनोजेनेसिस कराएं, उसके बाद प्लांटलेट डेवलप कराई जाए, या सीधा सीधा इनमें डिफरेंशिएशन करा दें और सीधा सीधा प्लांटलेट डेवलप कर लें। बिल्कुल यूज करेंगे रजत, मैंने वही तो बताया कि टीपूल डिटर्जेंट, जो स्टेरिलाइजेशन, जो सरफेस स्टेरिलाइजेशन का प्रोसीजर जो हमने पहले बताया था, टीपूल यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं, तो जो सारा प्रोसीजर था वो यहाँ भी यूज होगा सरफेस स्टेरिलाइजेशन का। इसीलिए मैंने बोला था कि ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो हमने पहले पढ़ा था वही सब यहाँ पर यूज किया जाएगा।
कोई भी चेंज नहीं है। तो ये एक जनरल आउटलाइन था। अब हम ये समझते हैं कि जो मीडिया यहाँ पर हमने यूज किया उसके कुछ साइलेंट फीचर्स यानी कि कुछ स्पेशलिटीज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डू दिस एम्ब्रियो कल्चर। तो हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि मीडिया जो है उसके अंदर क्या स्पेशल क्वांटिटीज या उसके साइलेंट फीचर्स क्या होने चाहिए। तो देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर यूज होने वाले जो मीडिया हैं वो कौन से हैं। MS मीडिया है, मोरासेज एंड स्कूज मीडिया, B5 मीडियम या वाइट्स मीडियम जो होते हैं, इन तीनों को ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें मैच्योर एम्ब्रियो के केस में, मैच्योर एम्ब्रियो के केस में जब जो कि हमने समझा कि मैच्योर एम्ब्रियो जो है उसका वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक फेज में आ चुका है, यानी कि अब वो खुद से डेवलपमेंट कर सकता है। तो इसी वजह से जब हम मैच्योर एम्ब्रियो का कल्चर कराते हैं तो उस केस में हमें सिंपल मीडियम से काम चल जाएगा। जब हम मीडियम पे एक वीडियो बना लेंगे तो हम उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स मीडिया जो हैं उनको भी अच्छे से डिफरेंशिएट करके एक बार पढ़ लेंगे। फिलहाल समझते हैं कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसमें हम सिंपल मीडियम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी नहीं होगी एम्ब्रियो की, क्योंकि एम्ब्रियो खुद से डेवलपमेंट कर सकता है अगर हम उसे सूटेबल कंडीशंस दे दें। ओके, लेकिन अगर हम इमेच्योर कल्चर की बात करें या इमेच्योर एम्ब्रियो की बात करें तो उस केस में उसको चाहिए होता है क्या, कॉम्प्लेक्स मीडिया चाहिए होता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया चाहिए होता है। और इस कॉम्प्लेक्स मीडिया में कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स होगा, केवल एक चीज होती है कॉम्प्लेक्स मीडिया हम बोलने लगते हैं, वो क्या होती है कि सुक्रोज कंसेंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई रखी जाती है इस केस में। बस सुक्रोज कंसेंट्रेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स मीडिया में बहुत ज्यादा हाई रखी जाती है, बस ये डिफरेंस है दोनों सिंपल और कॉम्प्लेक्स मीडिया में। बाकी आगे और समझते हैं। तो याद रखना कि मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो सिंपल मीडिया में भी कल्चर कराया जा सकता है, लेकिन इमेच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसको हम लोग यूज करेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स मीडिया में, यानी कि जिसके अंदर हाई सुक्रोज कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, एक टर्म एक चीज और यहां पकड़ लेना, अभी के लिए संभाल के रख लेना, हम अभी आगे जब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। यहां पर जो हम मैच्योर एम्ब्रियो आइसोलेट करेंगे सीड के अंदर से, भाई जिस इमेच्योर एम्ब्रियो को अबॉर्ट होने से बचाना है हमें, तो उस इमेच्योर एम्ब्रियो को हम आइसोलेट करेंगे किस स्टेज पे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेजेस होती हैं, तो कौन सी स्टेज ऐसी होगी जिसपे हम इस एम्ब्रियो को आइसोलेट करा के कल्चर कराना शुरू करेंगे, तो वो स्टेज है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज जो होगी वो स्टेज होगी जो अबॉर्ट होने से पहले, जिस स्टेज के बाद एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाएगा उससे पहले हमें उसका रेस्क्यू करना होता है या कल्चर करवाना होता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, ग्लोब्यूलर स्टेज होती है ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ग्लोबुलर स्टेज जो होती है उस पे हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो का आइसोलेशन कर लेते हैं और फिर उसको कल्चर करा लेते हैं। तो याद रखना कि इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर में इमेच्योर एम्ब्रियो का आइसोलेशन हम ग्लोबुलर स्टेज पे करते हैं जनरली। ठीक है, क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, जैसा कि सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जी सोर्स, यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट प्रिफर्ड नाइट्रोजन सोर्स होता है किसी भी एम्ब्रियो कल्चर के मीडियम के लिए। कैसन हाइड्रोलाइसेट, सबके ये चीजें याद रखना, कौन सी चीज किस लिए यूज की जाती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो कैसन हाइड्रोलाइसेट जो होता है वो रिच इन वेरियस अमाइनो एसिड एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज। तो पूछ लिया जाए अगर क्वेश्चन में कि कैसन हाइड्रोलाइसेट जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि वो अमाइनो एसिड में रिच होता है इसलिए हम उसका यूज करते हैं। सर्टेन नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, जैसे कि हम लोग बात करें एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट मिल्क, यूज किया जाता है टू एम्ब्रियो फैक्टर प्रमोट एम्ब्रियो कल्चर्स, जो एम्ब्रियो कल्चर को प्रमोट करेंगे। तो ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम दैट वी विल यूज इन द एम्ब्रियो कल्चर। नाउ आगे देखें तो इन जनरल ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ये चीज याद रखना कि इमेच्योर जो एम्ब्रियो कल्चर जो होता है उसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर का यूज नहीं करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर के लिए कभी भी हमें इसकी यूज नहीं है, क्योंकि हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है एम्ब्रियो कल्चर करवाने में। तो ये चीज़ याद रखना, कैलस फॉर्मेशन जब कराएंगे तब यूज़ करेंगे हम किसका, ग्रोथ रेगुलेटर्स का। लेकिन जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करा रहे हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो को मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट करा रहे हैं या डेवलप करा रहे हैं, तो उस केस में ग्रोथ रेगुलेटर्स की ज़रूरत नहीं है। और इनकी पीएच सुटेबल रेंज कौन सी है जिस पे ये ग्रो कर सकते हैं मीडियम की, तो वो होनी चाहिए 5 to 7.5। टेम्परेचर जो है वो कितना चाहिए, 24 to 26 डिग्री सेल्सियस का आइडियल होता है जिस पे इनकी ग्रोथ सबसे अच्छी होगी। और एम्ब्रियो की जब ग्रोथ होती है तो वो कहाँ होती है, डार्कनेस में होती है। ठीक है, जनरली एम्ब्रियो का जो ग्रोथ कराई जाती है वो डार्कनेस में होती है, और जब उनका जर्मिनेशन होगा तो वो लाइट में कराया जाएगा। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर हम क्यों करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करने का एप्लीकेशन क्या है। तो वो मैंने अभी अभी शुरुआत में ही बताया था कि कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एम्ब्रियो कल्चर कर रहे हैं। तो कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो एबॉर्शन हमने अभी अभी पढ़ा, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी हमने वो भी एक्सप्लेन किया, प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स, जब हम हैप्लॉइड प्लांट्स बना रहे होते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर का यूज करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जब हम हैप्लॉइड प्लांट्स के बारे में बताएंगे। ओवरकमिंग सीड स्टेरिलिटी बता दिया, और क्लोनल प्रोपागेशन, क्लोनल प्रोपागेशन क्या होता है, जब जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को हम कल्चर करना चाहते हैं लार्ज स्केल पे, ओके, तब भी हम किसका यूज करते हैं, क्लोनल प्रोपागेशन का यूज करते हैं। अरे भैया सीड जो होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, तो वो एम्ब्रियो की में लाइट की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करेगा भाई, अभी अभी तो वो इमेच्योर है, तो अंधेरे में ही डेवलप कराते हैं ना भाई, और सीड के ऊपर सीड कोट होता है ना। अरे इसलिए इसलिए जनरली बोला जा रहा है, इसीलिए एक जनरल बात है कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो डार्क में कराया जा सकता है, लेकिन जब जर्मिनेशन होगा तब तो लाइट की जरूरत होगी ना। जब मैच्योर हो जाएगा, उसके अंदर कॉटिलेडॉन्स बन जाएंगे, तो उस केस में वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल है। तो इस वजह से जर्मिनेशन जो है वो लाइट में कराएंगे, लेकिन जो ग्रोथ है वो किस में कराई जाएगी, डार्कनेस में कराई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है हम समझते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है in which a single cell or a small group of cells follow a developmental pathway that leads to a reproducible regeneration of non-zygotic embryo। एम्ब्रियो दो तरीके से बनते हैं, जनरली एम्ब्रियो जो हैं वो दो तरीके से बनते हैं, जैसा कि सब लोग जानते होंगे कि जब हम दो गैमीट्स का, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन जब करा देते हैं, लेट्स से कि ये मेल गैमीट है, जब हम मेल गैमीट है हमारे पास और फीमेल गैमीट है, दोनों को फ्यूज करा देंगे तो 2n जाइगोट बन जाएगा, और बनने वाला जो एम्ब्रियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जाइगोटिक एम्ब्रियो। ये तो हो गया जाइगोटिक एम्ब्रियो। नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो वो है जो मेल और गैमीट के फ्यूजन से ना बनाया जाए, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होगी, तब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कराएं तो क्या बोला जाएगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो बोला जाएगा उसको। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई प्लांट है, हमने उसकी एक सोमेटिक सेल ले ली, 2n सेल ले ली, 2n सेल ले ली, और इससे हम लोगों ने
एम्ब्रियो डेवलप किया, अगर एम्ब्रियो डेवलप किया तो ये डेवलप होने वाला जो एम्ब्रियो है इसको हम सोमेटिक एम्ब्रियो बोलेंगे। ये डिफरेंस है एक जाइगोटिक एम्ब्रियो में और एक सोमेटिक एम्ब्रियो में, ये एक जनरल डिफरेंसेस है। इनमें और भी डिफरेंसेस हैं, हम देखेंगे अभी। लेकिन पहले क्या लिखा है, एक सेल में ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन करने की कैपेसिटी किस फैक्टर की वजह से होती है? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, और अगर हम उसमें से डिटर्मिनेंट्स और ये क्या लिखा है रिमूव कर दें तो वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। भैया ये सोनी यादव, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, मेरे को तो नहीं पता है। आप प्लीज़ श्रुति मैम का जो यूट्यूब लाइव सेशन हो उसमें आप उनसे पूछ लीजिएगा, उनको इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा पता है, ज़्यादा अच्छा मास्टर्स है उनको इस चीज़ में, उनको ज़्यादा अच्छा पता है, तो वो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। शायद मैं आपको उतने अच्छे से ना बताऊं और मुझे अभी नहीं पता है। ओके, टू बी वेरी फ्रैंक एंड मैं इसलिए बोलूँगा कि आप ये क्वेश्चन उनसे पूछेगा तो वो शायद आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, चलो आगे देखें। सोमेटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो में शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो आप देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हम क्यों करा रहे हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे हम दो एप्लीकेशन है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के, और वो क्या है जरा समझते हैं वो जरा देखना। जब हम आर्टिफिशियल सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज करेंगे। और जब हम वायरस फ्री प्लांट या प्लांट इन्फेक्टेड है किसी डिजीज से, और हम एक डिजीज फ्री प्लांट जब बनाना चाहते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे डिजीज फ्री प्लांट बनाने में, कि प्लांट के अंदर कोई एक ऐसी सेल ढूंढेंगे, क्योंकि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस सिंगल सेल से कराई जा सकती है। तो उस प्लांट के अंदर जो इन्फेक्टेड है डिजीज से, उसके अंदर कोई ऐसी सेल ढूंढेंगे जिस सेल में इन्फेक्शन ना हो, और उस सेल को उठा लेंगे, उससे एम्ब्रियो फॉर्मेशन कराएंगे उसके अंदर, और फर्दर एक नया प्लांट डेवलप करेंगे। तो जो नया प्लांट डेवलप हुआ होगा, क्योंकि हमने सेम जेनेटिक मतलब जेनेटिकली तो सिमिलर होंगे क्योंकि इस प्लांट उसी सेल से उठाई है, लेकिन हमने सेल कौन सी ली है जो वायरस इन्फेक्टेड या इन्फेक्टेड नहीं है किसी डिजीज से। तो हमने उस सेल को उठा के जब कल्चर करा लिया, एम्ब्रियो बना लिया, और उसके बाद उसमें प्लांटलेट डेवलप करा के नया प्लांट जब बना लेंगे तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन फ्री प्लांट होगा। तो जब ऐसा इन्फेक्शन फ्री प्लांट चाहिए है, और साथ में या आर्टिफिशियल सीड का जब प्रोडक्शन कराया जाता है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज किया जाता है। बोलो आया, पकड़ गए सब लोग? सिंपल, इससे सिंपल भाई मैं नहीं समझा सकता। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात ये होती है कि यार समझने वाली बात यह है कि सोमेटिक सेल से, यानी कि एक 2n सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गया। तो उसका आंसर ये है, चूंकि हम ये जानते हैं कि प्लांट सेल जो है उसके अंदर कोई भी सेल होगी उसके अंदर जीनोम तो पूरा होगा। आखिर में कोई सोमेटिक सेल जो बनेगी वो बनी तो होगी किसी पहले जाइगोट बना होगा, ठीक है। उस जाइगोट से ही फिर आगे डिफरेंशिएट हो के कौन सी सेल बनी होंगी, सोमेटिक सेल्स बनी होंगी। तो जो जीनोम जाइगोट के अंदर था, जाइगोटिक सेल के अंदर जो जीनोम होगा वही पूरा जीनोम किसके अंदर है, एक सोमेटिक सेल के अंदर भी है। प्लांट सेल के अंदर ये खास बात होती है कि अगर हम उन्हें डिफरेंट तरीके के ग्रोथ रेगुलेटर्स से अगर उनको ट्रीट कराएं या उनको दें, तो हम उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चेंज कर सकते हैं, जीन का जो एक्सप्रेशन है उनको चेंज कर सकते हैं। ओके, इस वजह से हम लोग एक सोमेटिक सेल से भी एक जाइगोटिक एम्ब्रियो बना सकते हैं। अगर मैं सच बताऊं तुम्हें तो ये कोई एम्ब्रियो नहीं होता है, लेकिन हम इसको सोमेटिक एम्ब्रियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि
अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें, पहले तो जरा डेवलपमेंट की अगर बात करें तो देखो, जब जब डेवलपमेंट, देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है, आई थिंक थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके चलो ये देखो, सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब कोई भी जाइगोटिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, पहले इस फ्यूजन से जाइगोट बना, 4 सेल स्टेज आई, 16 सेल स्टेज आई, प्रो एम्ब्रियो बना, ग्लोबुलर स्टेज आई, हार्ट शेप्ड स्टेज आई और टॉर्पीडो स्टेज आई। तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट है जब कोई जाइगोटिक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होगा वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दो गैमीट्स के, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से जो एम्ब्रियो जाइगोट प्रोड्यूस हुआ वो इस तरीके से डेवलपमेंटल स्टेजेस में जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब अगर हम इनका डेवलपमेंट की बात करें तो ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज और टॉर्पीडो स्टेज जो हमें जाइगोटिक एम्ब्रियो के अंदर मिल रही हैं, यही सेम स्टेजेस हमें देखने के लिए मिलती हैं जब हम कोई किसी सोमेटिक एम्ब्रियो को कल्चर करवाते हैं। तो जरा देखो, हमने ऊपर वाले फिगर में अगर हम यहां पर, जैसा कि देखो यहां पर कि जब हम किसी सोमेटिक सेल से जब एम्ब्रियो डेवलप करा रहे हैं तो वहां पर भी ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज और टॉर्पीडो स्टेज, ये 3 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि सच बोलें तो सोमेटिक एम्ब्रियो कोई एम्ब्रियो नहीं होता है, लेकिन ये स्टेजेस जो आपस में जो सिमिलर दिख रही हैं, यहां पर भी ग्लोबुलर स्टेज आई, हार्ट शेप स्टेज आई, टॉर्पीडो स्टेज आई, ये मिलती हैं किससे, नॉर्मल डेवलप जाइगोटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें भी ये तीनों स्टेजेस पाई जाती हैं। इसीलिए यहां पर बनने वाला जो एम्ब्रियो होता है वो बनने वाला जो ये टॉर्पीडो शेप्ड स्टेज जो आती है, इसको हम सोमेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो होता नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, एम आई क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो इनकी जो डेवलपमेंट की स्टेज हैं वो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे, इनका आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो याद रखना, सबसे पहले 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, प्रो एम्ब्रियो, इस यहां तक तो छोड़ दो। इसके बाद सबसे पहले कौन सी आती है, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज और टॉर्पीडो स्टेज जब आती है, और वही सिमिलर कहाँ मिल रही है, सोमेटिक एम्ब्रियो के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। तो इनका ऑर्डर पूछा जा सकता है आपसे, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है। अभी बहुत छोटी छोटी चीजें लगेगी, लेकिन जब एग्जाम में कंफ्यूजन होता है ना तो यही चीजें बड़ी बन जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज आती है, फिर हार्ट शेप स्टेज आती है और फिर आती है कौन सी, टॉर्पीडो स्टेज आती है। समझ गए? अरे समझ गए। अब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो होती है वो 2 तरीके से होती है, एक तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस होती है और दूसरा इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तो इन डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी कैलस का फॉर्मेशन नहीं करवाते हैं, कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां पर देखो वही लिखा है, द एम्ब्रियो इनिशिएट डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लांट विदाउट कैलस फॉर्मेशन, and here some cells which are called as pre-embryonic determined cell, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, PEDC, pre-embryonic determined cell, जो हैं initiates embryonic development, only these cells need to be released in the culture। यानी कि जो प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल हैं वो क्या करेंगी, यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। आई एम क्लियर? आई थिंक आई एम क्लियर। मेरी बातें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अब इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो यहां केवल इतना हो जाता है कि यहां पर हम पहले एम्ब्रियो को कल्चर कराएंगे, फिर उसके अंदर कैलस डेवलपमेंट कराएंगे। और अगर आप समझे होगे तो जब हम कैलस डेवलपमेंट कराएंगे तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज किया जाएगा, यानी कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द कैलस। ठीक,
तो दो तरीके से डेवलपमेंट है, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी बातें, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो ये मैंने बता दिया, इनकी स्टेजेस याद रखना। ओके चलो, एप्लीकेशंस ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस देखें तो लार्ज स्केल प्रोपगेशन कंपेयर टू जाइगोटिक एम्ब्रियो। लार्ज स्केल प्रोपगेशन जब करवाना है, यानी कि लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन करवानी है प्लांट्स की, तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ गुड मेथड। बिकॉज जाइगोटिक एम्ब्रियो में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पहले मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, 4 सेल स्टेज आएगी, ग्लोबुलर स्टेज आएगी, टोर्पीडो स्टेज आएगी, फिर उसके बाद जो सीड बनेगा वो डोरमेंट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर उसका जर्मिनेशन कुछ टाइम के बाद शुरू होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, टाइम टेकिंग है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा एम्ब्रियो को कोई भी सोमेटिक सेल ली, उसको ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड कराई, और हमने एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा लिया, और उस एम्ब्रियो को हम सीधा क्या कर लेंगे, कल्चर कर देंगे, और उसमें कैलस डेवलपमेंट करा के प्लांट डेवलप कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो इस वजह से लार्ज स्केल प्रोपगेशन जब कराना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज करते हैं। यूजफुल फॉर म्यूटाजेनिक स्टडीज एंड म्यूटेंट प्रोडक्शन। तो जब हम किसी म्यूटेंट प्लांट के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, तब भी किसका यूज किया जाता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का यूज किया जाता है। ओके नाउ, यूजफुल फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक। तो जैसा कि अगर हम कोई जीन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, या कोई जीन है जो इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो एक टेक्निक ये भी है कि हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का भी यूज करके हम जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं प्लांट के अंदर। और यूजफुल फॉर पैथोजन फ्री प्लांट प्रोडक्शन। तो हमने पैथोजन फ्री प्लांट प्रोडक्शन के लिए कौन सी चीज पढ़ी थी, मेरिस्टेम कल्चर पढ़ा हुआ था। तो एक टेक्निक ये भी है, जब हम पैथोजन फ्री प्लांट या वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं, प्लांट इन्फेक्टेड मतलब वायरस फ्री प्लांट जब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या पैथोजन फ्री प्लांट प्रोड्यूस जब यूज करना चाहते हैं, तो सेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू हम कर सकते हैं। तो मेरिस्टेम कल्चर भी होता है जिससे वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस किया जाए, और पैथोजन फ्री प्लांट या वायरस फ्री प्लांट आप किससे और प्रोड्यूस कर सकते हो, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो मेरिस्टेम कल्चर का ही एक अल्टरनेटिव है क्या, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आई थिंक समझ में आ गई होगी सब लोगों को चीजें। अगर अब एक चीज देखते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों। जैसा कि मैंने बोला कि ये सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है, वाकई में ये कोई एम्ब्रियो होता नहीं है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो रिजेंबल कर रही है किससे, जाइगोटिक एम्ब्रियो से, इसलिए हम इसको सोमेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस किस चीज के हैं वो देखते हैं। तो अगर हम किसी सोमेटिक एम्ब्रियो की अगर बात करें, अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियो की बात करें और जाइगोटिक एम्ब्रियो को अगर देखें, तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियो को देखते हैं यहां, और दूसरी तरफ हम देखते हैं किसको, जाइगोटिक एम्ब्रियो को। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात करें, तो इनके बीच की डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहां पर जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलपमेंट होगा जाइगोटिक एम्ब्रियो का। यहां पर सेक्सुअल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो किससे डेवलप होगा, सोमेटिक सेल से डेवलप होगा। पहला डिफरेंस ये है। अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें, तो सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है इसमें कोई भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। लिखते हैं नो, नो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। यहां एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है यहां पर, फॉर्मेशन यहां पर होता है और यहां पर नहीं होता है। अगर
फर्दर डिफरेंसेस की बात करें तो सोमेटिक एम्ब्रियो जो होता है इनके अंदर सीड पे ऊपर सीड कोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहां क्या होता है? नो सीड कोट फॉर्मेशन। और यहां पर क्या होगा? यहां सीड कोट का फॉर्मेशन होगा। यहां सीड कोट का फॉर्मेशन होगा और यहां सीड कोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और यहां पर क्या होता है? सोमेटिक एम्ब्रियो की अगर बात करें तो यहां पर डॉर्मेंसी पीरियड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉर्मेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहां पर सीड जो होता है उसमें डॉर्मेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। डॉर्मेंट होते हैं सीड। तो ये डिफरेंसेस हैं जनरल किसके अंदर? हमारे सोमेटिक एम्ब्रियो और जाइगोटिक एम्ब्रियो के अंदर। ओके, ठीक, क्लियर हो गई होगी आई थिंक सारी बातें। तो ये था हमारा क्या? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियो कल्चर के बारे में। आई थिंक आई एम क्लियर। तो जितना मैंने बताया, जितना मैंने पढ़ाया, केवल इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर तुम ये चीजें अच्छे से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्लांट टिश्यू कल्चर और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं कल इसी टाइम पर, आगे बढ़ाएंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों तो मुझे एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और मैंने देखा कि पुराने कुछ लेक्चर्स में कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ट्रांसजेनिक प्लांट पढ़ाना है, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि किसी का कोई सजेशन हो और किसी को कुछ और भी पढ़ाना हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं उसका यूट्यूब सेशन लेके आपको पढ़ा दूंगा। चलते हैं, बाय, कल। थैंक यू।